दिल से दिल्ली के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है और आज हम आपके बीच लेकर आए हैं एक पॉलिटिकल गेस्ट। देवली से विधायक हैं, फिरोजाबाद, जी हाँ, यूपी के फिरोजाबाद में जन्म हुआ, उसके बाद दिल्ली शिफ्ट हुए। दिल्ली आए तो उसके बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट जागा और फिर काउंसलर बने और आज देवली से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के एमएलए प्रेम चौहान। बहुत बहुत स्वागत है प्रेम जी आपका। धन्यवाद। तो फिरोजाबाद में आपका जन्म हुआ, यहीं से शुरुआत करते हैं। फिरोजाबाद में आप रहे कुछ वक्त, उसके बाद दिल्ली शिफ्ट हुए। कैसे ये तय हुआ कि अब यहाँ से निकलकर दिल्ली पहुँचना है, देश की राजधानी आना है? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूँ। जो लोग आज की डेट में कहते हैं कि हमारे गांव में हमारे पास इतनी ज़मीन है, ये है, वो होंगे कुछ लोग, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसी स्थिति हो जाती है उनके घर में कि उनको, मुझे लगता है कि खाने तक के लिए लाले पड़ जाते थे। उस समय आदमी अपना घर छोड़ता है, अदरवाइज़ कोई अपना घर, गांव, परिवार नहीं छोड़ता है। तो ऐसी स्थिति रही हमारी आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा हुई। उसका मेरे पापा पहले आए, फिर मैं मम्मी के साथ, हमारे जो भाई बहन हैं सारे, हम छोटे ही थे, मैं ही बड़ा हूँ घर में। तो हम लोग सब दिल्ली शिफ्ट हुए और दिल्ली में भी आके आपको पता है इतना आसान नहीं है। इसलिए कहते हैं दिल्ली सबकी है, मतलब सबकी दिल्ली है। ऐसा नहीं कि दिल्ली किसी एक की है, जैसे कई बार बोल दिया जाता है कि नहीं दिल्ली वाले हैं ये दिल्ली सबकी है, क्योंकि सबका पेट पालती है दिल्ली सबको संजो के रखती है अपने पास। इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो मैं आगे अभी आप बात करेंगे, हम तब कहेंगे कि जो आजकल की पॉलिटिक्स में चल रहा है कि इसको हटा दो, इसको उजाड़ दो, रेडी वाले को भगा दो, उस पर भी मैं बात कहूँगा। लेकिन दिल्ली एक्चुअली में दिल्ली एक माँ है। मैं तो अपने लिए कहूँगा कि जिसने हमें यहाँ तक इतना रोटी दी, इससे बढ़ के क्या चीज़ होती है, जिसने रोटी दी, इतना मान सम्मान दिया, तो दिल्ली अपने आप में खास है। और इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे लिए दिल्ली के लिए बहुत कुछ कर जाने का मन करता है, क्योंकि दिल्ली ने हमें संवारा है। क्या उम्र रही होगी आपकी जब आप फिरोजाबाद से दिल्ली शिफ्ट हुए? ये कोई 12 साल रही होगी। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब मैं यहाँ आया तो मैं 13 साल का था जब मैंने पहली जॉब की, क्योंकि कुछ खाने को नहीं था और यहाँ स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, रिश्तेदार थे, सब थे, लेकिन खुद ही कमाना पड़ेगा। तो पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना एक अपने आप में बड़ी बात थी। तो 13 साल की उम्र में क्या काम किया आपने फिर? मैं एक एक्सपोर्ट हाउस का मटेरियल सप्लाई होता था, उस शॉप पर था, और उसकी सैलरी मेरी थी तब 750 रुपये। 750 रुपये जी, महीने की सैलरी? हाँ जी। और ये कौन से साल की बात है? ये एग्जैक्ट मेरे को करेक्ट याद नहीं है, अभी 2002 की बात होगी, शायद 2002 या 3 की बात होगी। तो मैं, एक बहुत छोटी सी शॉप थी जिसमें मैंने काम किया, कुछ दिनों काम किया, उसके बाद फिर पढ़ाई में लौटा, फिर काम किया। तो मैंने ये सब लगा के मोटा मोटा 13 साल जॉब की। 13 साल नौकरी की? 13 साल के जर्नी में मैंने नोएडा में बहुत टाइम जॉब की, जिसमें मैं एज ए मर्चेंडाइजर मैंने काम किया, जबकि मैंने कोई कोर्सेज वगैरह नहीं किया था, लेकिन एक्सपीरियंस के बेस पे किया था मैंने। और काफ़ी मैंने मार्केट सर्च करी, सोर्सिंग का काम काफ़ी किया, गारमेंट्स के लाइन में मैंने काफ़ी नॉलेज गेन की, फैशन डिजाइनिंग लोगों के बीच में काफ़ी रहा। मैं बहुत सारी चीज़ें करते करते एक्सपोर्ट में मैं बिल्कुल रुक गया कि अब ये वाला काम करना है। तो मैं एज ए मर्चेंडाइजर जॉब कर रहा था 63 में, नोएडा। पढ़ाई कहाँ तक की फिर? पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है इग्नू से, और ग्रेजुएशन के बाद अभी फ़िलहाल कोई पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं। एक दो बारी बीच में कुछ और कोर्सेज करने की कोशिश करी, लेकिन इतने बिजी शेड्यूल में बाकी चीज़ें हो नहीं पाती हैं। अच्छा, आर्थिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया आपने, आपके परिवार ने। उस बीच ये ख्याल कहाँ से आया कि राजनीति में जाना है? राजनीति में 2011 में जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, उस समय मैं 65 में मेरा ऑफिस हुआ करता था। तो मैं यहाँ, नोएडा सेक्टर 65? हाँ, तो यहाँ से मैं कोशिश करता था कि मैं बहुत जल्दी निकलूँ यहाँ से, ताकि मैं उस अटेंड कर पाऊँ उसको। मैं रात में जैसे अन्ना की रसोई चल रही है वो संभाल ली, कभी दवाइयों का स्टॉल है वो संभाल लिया। तो ये करते 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 फिर जब पार्टी बनी तो उसी तरीके से सुबह जल्दी जाके उसमें मूवमेंट में जाना है, फिर ऑफिस जाना है, फिर शाम को जाना है। तो एक लाइफ का एक पार्ट बना लिया था कि नहीं, इसको छोड़ना नहीं है। और पॉलिटिक्स का कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे पॉलिटिक्स करनी है। लेकिन हम ना मंच से बार बार, हमारी पूरे जो लोग हैं, जो इवन अन्ना जी हैं या अरविंद जी जो हमारे नेता हैं, सबका एक ही वो था कि ये पार्टी चोर है, ये पार्टी चोर है, ये पार्टी चोर है, सारी पार्टियां चोर हैं। तो जनता के मन में सवाल तो आएगा कि वोट किसको दें। उस बीच में अगर हम कहते हैं कि ये पार्टी हम बना रहे हैं अपनी,
जो स्वच्छता लाएगी राजनीति में, जो करप्शन नहीं करेगी, जो अच्छे काम करेगी दिल्ली के लोगों के लिए, इसको वोट दो। तो मुझे लगता है उस पार्टी के साथ जाना चाहिए था। कुछ लोग हट हट गए थे कि नहीं नहीं, हमें पार्टी में नहीं, हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। लेकिन जब आप सबको चोर कह रहे हो, सारी पार्टियों को खराब कह रहे हो, तो जनता को लोकतंत्र में एक ऑप्शन तो देना पड़ेगा। इसलिए मैं इस पार्टी के साथ खड़ा हुआ कि नहीं, मैं आम आदमी पार्टी जो बन रही है मैं उस पार्टी के साथ रहूँगा। मैं इस पर आऊँगी, आपसे भी बात करूँगी। जब जो आपने कहा कि अरविंद जी कहते थे कि ये पार्टी चोर है, वो पार्टी चोर है, करप्शन की बात करते थे, उस पर अभी डिटेल में बात करूँगी। लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी में एंट्री आपकी कैसे हुई? अरविंद केजरीवाल से पहली मुलाकात कैसे हुई? कब आपको लगा कि नहीं, इसी पार्टी के साथ, अब क्योंकि पार्टी बन गई है तो इसी के साथ रहना है? अ, ऐसा था, इंटरेस्टिंग बात ये थी कि नोएडा 65 में मेरा ऑफिस था और कौसाम्बी हमारी पार्टी का ऑफिस था, तो बहुत पास हो गया। तो यहाँ से निकल के जब भी थोड़ा टाइम मिला, 1 घंटे 2 घंटे का, तो मैं वहाँ पहुँच गया। तो वहाँ पर जो मतलब काफ़ी वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स कहूँगा उनको, आज तो कुछ कोई अच्छे पोस्ट पे है, कुछ मिनिस्टर भी बने उनमें से, वो सब हम लोग वहाँ मिलते रहे। और वहाँ पहली बार एक चीज़ देखी कि अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ पर अ, बर्तन खुद धोने, अपना जो खाना खाया उसके बर्तन खुद धोने। तो वहाँ पर देखा है पहली बार कि नहीं, हमारा जो लीडर है वो इस तरह की विचारधारा रखता है। तो काफ़ी वहाँ मेरी मुलाकात हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं हुई। तो कौन बर्तन साफ करता था? जैसे सर ने खाया तो उन्होंने भी खुद अपने बर्तन धोए। अच्छा, अरविंद केजरीवाल खुद अपने बर्तन हाँ, साफ कर देते थे? मतलब खुद का खाना खाया तो प्लेट धो दी। तो ये अच्छी बात थी, एक जो मैं आज तक फॉलो करता हूँ कहीं जाऊँगा तो, कि भाई नहीं, ये तो कम से कम अपना काम तो खुद स्वयं कर लो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जो मतलब मन को अट्रैक्ट करती रहीं। उसके बाद जब वो अनशन पे बैठे बिजली आंदोलन वाले पे, तो उसके बाद हम जो संतोष कोहली जी का घर था वहाँ पर भी मुलाकात हुई। वहाँ कुमार विश्वास जी साथ बैठे रहते थे उस समय। तो वो धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती रही, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत 1 to 1 बैठ के डिस्कशन हुआ हो कि भाई मैं ऐसे ऐसे हूँ और ऐसे ऐसे काम करना चाहता। एक सब ना भीड़ थी, हम सारे लोग, और सबका एक ही मकसद था कि कुछ चेंज करना है पॉलिटिक्स में। तो उसमें कोई चेहरा बनना नहीं चाहता था, क्योंकि चुनाव नहीं लड़ना था, बस सिर्फ काम करना था कि कुछ अच्छा काम हो जाए। फिर पार्षद का चुनाव लड़ा आपने, 2 बार आप पार्षद रहे, दक्षिणी दिल्ली से पार्षद रहे आप। कैसे टिकट मिला? किसने आपको कहा कि आपको चुनाव लड़ाया जाए? मुझे ऐसा लगता है कि ना, जब 2013 का चुनाव था तो मैं अपनी विधानसभा की जिम्मेदारी देख रहा था, और 3-4 दिन हो गए थे मैं घर नहीं गया था अपने, और मैंने ऑफिस से भी छुट्टी ली हुई थी, और इवन मैंने कपड़े भी वही पहने हुए थे वो 3-4 दिन के दौरान। और उस समय कोई हमारे पास खास व्यवस्था होती नहीं थी, तो जहाँ जगह मिल गई, मतलब किसी ने बेसमेंट दे दिया, किसी ने घर की छत दे दी, तो हमने वहीं पे बैठ के काम शुरू कर दिया। और सर्दियों का समय भी था वो। तो जिस दिन वोटिंग थी उस दिन मेरी बहन मेरे सामने खड़ी है और मैं उससे बात कर रहा हूँ और वो मुझे पहचान नहीं रही है। मतलब इतना बड़ा मतलब मेरे फेस पे पूरी मिट्टी लगी हुई थी। 4 दिन से ना नहाया, ना कपड़े चेंज किए, क्योंकि उसी में लगा हुआ था पागलों की तरह, एक थैला टांगा हुआ था मैंने। मेरी खुद की बहन ने मुझे नहीं पहचाना कि मैं उसका भाई हूँ। मतलब इतनी मिट्टी लगी हुई थी, इन पे बालों में मिट्टी लगी हुई थी, सर में मिट्टी लगी हुई थी, इतनी दीवानगी थी पार्टी को लेके। फिर जब पार्टी जीत गई उसके बाद चलो भाई जॉब पे वापस, हमें क्या करना है, हमने तो चेंज करना था, चेंज हो गया है, सरकार भी बन गई है। लेकिन 49 डेज़ के बाद फिर सरकार गिर गई। फिर देखा यार सरकार गिर गई, इसको अब और तो खुद त्यागपत्र दे दिया था अरविंद केजरीवाल ने। मतलब जो भी है वो स्टोरी सबको पता है, पूरी दिल्ली को। लेकिन उसके बाद फिर से वापस कि नहीं यार, पार्टी को फिर से जिताना है और अब के मजबूती से जिताना है। फिर काम किया। और उस बीच में क्योंकि हमारे विधायक तो रहे ही थे, सरकार गिर गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत जनता का काम था, तो वो काम कुछ होने लग गए थे। हमें लगा कि अब कुछ पावर है, हमारे पास कुछ चैनल हैं, अधिकारियों से मिल सकते हैं, तो कुछ काम कराना शुरू किया हमने। तो हमें लगा ये अच्छा काम है। फिर उसी के साथ साथ दोबारा 2015 में जब चुनाव हुए तो हम अच्छे बहुमत के साथ आए। बहुमत के साथ आए तो हमने कहा अब ठीक है, हमारा काम खत्म, अब सरकार बन गई है, अब बहुत मजबूत सरकार बन गई है, वापस से फिर से हो जाओ। फिर मनीष सर का एक कॉल था कि आपको एसएमसी के लिए काम करना है, क्योंकि पॉलिटिक्स नहीं है ये। जब स्कूल के लिए आप काम करते हो तो वो मैं पॉलिटिक्स के अलग अलग मानता हूँ। मुझे लगता है सबको करना चाहिए अपनी लाइफ में। सब स्कूल जाते हैं, सब जुड़े हुए हैं उससे, आगे का फ्यूचर, आपके बच्चे सब जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है हर परिवार को कहीं ना कहीं एक योगदान देना चाहिए एसएमसी में। स्कूल की जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है या फिर स्कूल के रिलेटेड क्या काम कर सकते हो, ये करना चाहिए। मेरा बड़ा इंटरेस्ट था उसको लेके, तो मैं विधानसभा का कोऑर्डिनेटर फर्स्ट टाइम बना उस समय। तो मनीष सिसोदिया ने आपको सबसे पहले संपर्क किया? जी, संपर्क क्या, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग तो थी थोड़ी बहुत कि हाँ वॉलंटियर हैं इस तरीके की।
तो विधानसभा में मैंने पहली बार वो देखा और उसमें हमने बहुत चेंज लेके आए, बहुत चेंज लेके आए। मतलब स्कूल में दीवारें टूटी हुई हैं, डेस्क टूटे हुए हैं, गंदगी पड़ी हुई है, टीचर्स टाइम पर नहीं आ रहे हैं, स्टूडेंट भाग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये बड़ा ईज़िली मतलब टफ था, लेकिन जब हो गया तब लगा बहुत आसानी से हो गया ये काम। मतलब सारी चीज़ें सुधरी और सुधरी मतलब इतनी कि बहुत ज़्यादा व्यवस्थित हो गई चीज़ें, तो बड़ा अच्छा लगा। उसी बीच में आतिशी मैम, क्योंकि आतिशी मैम इस पूरे प्रोग्राम को देख रही थी, एसएमसी वाले को, कि वो पहले से इस फील्ड में रही थी, इसलिए तो उनसे फिर एक अटैचमेंट हो गया कि मैम ने ये बता दिया, ये कर लिया, ऐसे करना है। वो करते रहे करते रहे करते रहे। फिर 2017 में इलेक्शन की तैयारी चल रही थी काउंसलर वाली, तो मेरा कुछ तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं था कि चुनाव लड़ना है, लेकिन मैम से बात हुई, उन्होंने कहा आपको भी तैयारी करनी चाहिए। तो मेरा तो ये था कि मैं कहाँ, मतलब बहुत आम आदमी, आम लड़का जिसने जॉब करनी है, रेंट पे रहता है। मतलब मैं रेंट पे, आज भी रेंट पे रहता हूँ। और विधायक बनने के बाद भी रेंट पे हैं आप? मैं 2 बार काउंसलर रहा हूँ, 2 बार एलओपी रहा हूँ, लेकिन बावजूद अभी भी मैं, क्योंकि लोग कहते हैं, पहले उस पर आ जाता हूँ। तो मैम ने बोला कि भाई आप भरो, तो फॉर्म भरा उस समय। और नीचे जो वॉलंटियर्स थे सब वार्ड में, वो भी सब एग्री थे कि लड़ाएंगे, कोई बात नहीं। तो उस समय वार्ड में भी ऐसे लोग तो लड़ने को थे, 22 लोग तैयार थे लड़ने के लिए। लेकिन 22 में क्योंकि मैं शुरू से जिम्मेदारी संभाल रहा था, वार्ड अध्यक्ष भी मैं रहा उस बीच में, तो बड़ी आसानी से वो लोगों ने तैयारी सबने मिलके कराई। और वो चुनाव में शायद 4.5 लाख रुपए में जीत गया था पूरा। उसमें और पॉलिटिशियंस के लिए भी यही है, और जो नए लोग जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं उनके लिए भी, आपके पास पैसा नहीं है तो इतनी बड़ी बात नहीं है, आप लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा जाओ। आपका जो पर्चा काम करता है वो आप खुद करके आओ। मैं अपने चुनाव में पहले वाले में हर वोटर से तकरीबन 7 बार मिला था, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। मैं अभी भी चुनाव लड़ा हूँ, तो अभी भी शायद 2 या ढाई बार ही पहुँच पाया हूँ विधानसभा के में। और जो सेकंड चुनाव इलेक्शन में लड़ा था काउंसलर का, उसमें भी सिर्फ 3 बार ही पहुँच पाया था। लेकिन पहले इलेक्शन में मैं 7 बार ही पहुँचा था। लगातार जा रहे थे? लगातार जा रहा था, मैं रुकता नहीं था। और मेरे पास 2-3 टीमें होती थी, मैं सुबह चलता था, पहली टीम थक जाती थी, वो बैठ जाती थी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, 3 टीमें डील करती थी, मैं अकेला भागता रहता था। एनर्जी भी थी, आज भी है एनर्जी। पहला चुनाव था, उसका एक अलग ही वो इम्पैक्ट होता है उसमें। फिर दूसरे चुनाव तक कुछ चीज़ें प्रॉब्लम भी आ गई कि अब उतना नहीं चल सकते। मतलब मेरी एज ज़्यादा नहीं है, अभी भी 35 है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो रनिंग इतनी ज़्यादा होती है, मतलब आपको तेज़ चलना पड़ेगा, कंटिन्यू चलना पड़ेगा, तब आप कवर कर पाओगे। एरिया बहुत बड़ा हो जाता है उस मामले में। तो वो चुनाव में जीता, दूसरा चुनाव भी मैं जीता। और पहले चुनाव में मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी, जो कि अपने आप में बड़ी होती है। लीडर अपोजिशन का सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सदन में आप मतलब पहले बोलने वाले व्यक्ति बन जाते हो, आपसे स्टार्ट होता है सदन। तो मतलब बड़ा बढ़िया सिस्टम था पूरा, और वो सीखने को बहुत कुछ मिला। शायद वही सब चीज़ें देखी। हंगामे भी खूब हुए? हंगामे भी खूब हुए। वो तो देखो, विपक्ष का काम है, अगर सरकार कुछ गड़बड़ कर रही है तो उसे उजागर करना है, दिखाना है, सरकार को बताना है कि आप सही नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हो। क्योंकि लोगों के लिए हम भी लोगों की आवाज़ है वहाँ पे। मतलब ऐसी थोड़ी है कि पूरे हार गए इसलिए बैठा लिए, किसी ने एहसान करके नहीं बैठे वहाँ पे, किसी पार्टी ने एहसान कर दिया, जनता ने बिठाया। तो वो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है वो भी। उस बीच में फिर चुनाव रुक गए, क्योंकि फिर एक तीसरी शक्ति बिठा दी थी बीजेपी ने दिल्ली में, कि अब इनको डिस्टर्ब करके और इसको किसी भी तरीके से इनको आने नहीं देना है कॉरपोरेशन में। फिर उसका परिसीमन किया गया, एक कर दी एमसीडी, तमाम हथकंडे अपनाए, बावजूद हुआ ये कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में आ गई। लेकिन आने के बाद जिस तरीके से टेक्निकली, किस तरीके से वोटिंग वगैरह का हमने पहले भी डिस्कस किया कि बहुत टेक्निकल चीज़ें थी, जिसमें एलजी महोदय ने अपने कुछ नॉमिनेटेड काउंसलर, जो कि एलजी के माध्यम से ही होते हैं, लेकिन सरकार जो बोलती है उसके हिसाब से होते हैं। उस समय सरकार हमारी थी, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, वो फिर अपने हिसाब से किया। पर एलजी है, पावर होगी तभी किया होगा। लेकिन जिस जोन में उनके काउंसलर कम थे, वहाँ पर उन्होंने अपॉइंट किए। मतलब एलजी एक मतलब किसी पार्टी के नहीं होने चाहिए, उन्होंने पार्टी की तरह काम किया बिल्कुल। जिला जैसे कोई, ये तो पुराना आरोप है आपका। नहीं, आरोप नहीं है, मैं मतलब साबित कर सकता हूँ ना मैं तो, कि जिस वार्ड, जिस जोन में उनके बीजेपी के काउंसलर कम थे, वहाँ पर बीजेपी के लोगों को अपॉइंट कर दिया, उन्होंने वोट दिए। उसकी वजह से वो कन्फ्यूजन रही इतने दिन। दिल्ली ने सफ़र किया 2-2.5 साल, उनको स्टैंडिंग चेयरमैन नहीं मिल पाया, कमेटियों के चेयरमैन नहीं मिल पाए, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो वो सब इस तरह की चीज़ें चलती रही। मुझे लगता है गुजरात में जिस तरीके से राजनीति की है इन लोगों ने,
वो अभी पूरे देश में कर चुके हैं। और मुझे लगता है इन लोगों ने मतलब भाजपा ने, मतलब मैं तो बहुत खुल के कह सकता हूँ, मोदी जी ने जिस तरीके से गुजरात में राजनीति करते हैं लोग, और वही राजनीति को पूरे देश में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग, अरविंद केजरीवाल जी जैसे लोग, काफ़ी लोग हैं इस देश में जो अभी भी अड़े हुए हैं कि वो इस्टेब्लिश नहीं होने देंगे आपकी जो गुजरात पॉलिटिक्स है। इवन हम गुजरात में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अब, इनकी उसी पॉलिटिक्स को उजागर करके कि आप जो है इस तरीके से जनता का, ये लोकतंत्र का हत्या कर रहे हो, जिस तरीके से सत्ता में आ जाते हो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके, तो वो सब नहीं चलेगा। इसीलिए आजकल देखोगे आप, भाजपा बहुत ज़्यादा बौखलाई हुई है कि हम उनके एक बहुत जो जेन्युइन पॉइंट है ना, जिनसे वो छेड़खानी करके सत्ता में पहुंचते हैं, उनको हम उजागर कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं आपके एमएलए के टिकट पर। एमएलए का टिकट आपको मिला चुनाव लड़ने के लिए, ऐसे वक्त पर जब आपकी पार्टी पहले ही बहुत सारी मुश्किलों में थी। इस बार का चुनाव वैसे ही लग रहा था कि आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला। वजह भी थी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, ये तमाम बड़े नेता जेल गए। ऐसे वक्त में जब कठिनाइयां बहुत सारी थी आम आदमी पार्टी के सामने, उस वक्त पर जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है विधायकी के चुनाव लड़ने का, उसको टिकट दिया गया, देवली से आपको टिकट मिला। किसने फाइनल किया था आपका नाम? मतलब फाइनल तो आपको पता है पीएससी बैठती है। पीएससी में मुझे सब जानते थे, मेरे काम को जानते थे, दो दो बारी काउंसलर रहा हूँ। और मुझे लगता है पीएससी ने फाइनल किया है, जिसमें मुझे पसंद करते हैं, मनीष सर पसंद करते हैं, अरविंद जी खुद अच्छे से मतलब मुझे जानते हैं, समझते हैं कि भाई जिम्मेदारी दी तो उन्होंने बहुत समझा होगा। आतिशी मैम हैं, दुर्गेश पाठक जी हैं, ये सब लोग मेरे मतलब बहुत शुभचिंतक कह सकते हो इनको। जब संजय सिंह जी हैं, ये सब बताते रहते हैं समय समय पे क्या करना है, क्योंकि जब बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो सारे लोग मिलते हैं, बताते हैं कि आपको ये नहीं करना, ये करना है। तो सीखा इन लोगों से, तो इनको पता है कि ये मेरा स्टूडेंट है, तो ये सब मेरे टीचर हैं और इन्हें पता है कि इसमें की क्या काबिलियत है, तो उन्होंने टिकट दी। और मुझे जब टिकट दी आपको तब कुछ कहा, कोई संदेश भी दिया कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हो, कैसे चुनाव लड़ना है, किसी तरह के कोई टिप्स दिए या कोई टारगेट दिया कि भाई ये आपको टिकट दी गई है तो आपको हासिल करना है? देखिए, बाकी लोग जब से चुनाव लड़ रहे हैं तभी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और पहला चुनाव भी लड़ा, दूसरा चुनाव भी लड़ा, एमपी का चुनाव लड़ा, फिर एमएलए का चुनाव दोबारा लड़ा, फिर एमपी का चुनाव लड़ा। तो लड़ा का मतलब ये होता है कि जिम्मेदारी सारी अगर मैं देख रहा हूँ अपने आप अपने क्षेत्र में, तो मुझे पता है क्या करना है, कब कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो बहुत चिंताएं थी नहीं इसको लेके, और मेरी अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मेरा टारगेट ये था कि कम से कम 50,000 वोटों से जीतूँ मैं। लेकिन लगा रहा फिर भी, लेकिन जो माहौल था, 3680 जो वोटों से जीते। जिस तरीके से प्रशासन हमारे अगेंस्ट चल रहा था, उसके बावजूद अगर 36,000 वोट से जीतना अपने आप में एक बड़ी बात थी। मुझे लगता है पार्टी ने जिम्मेदारी दी, वो मैं निभाने में कामयाब रहा, और आगे भी पार्टी देगी तो मैं उसी तरीके से काम करता रहूँगा। और मेन बात यह है कि इस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, मतलब इतना मान सम्मान इतना आसान नहीं है। लोग करोड़पति, हजारों करोड़ रुपए लेके बैठे हैं, लेकिन उनको ये सब नहीं मिल पाता है। एमएलए जीतना बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए। लोग हजारों लाखों लोग चुनाव लड़ते हैं हर बारी, लेकिन वो नहीं जीत पाते हैं। तो इस पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया, मतलब इस पार्टी का इतना एहसान है कि शायद कई जन्मों में नहीं उतरेगा, क्योंकि ये नाम जो है ना, ये मतलब एक इतिहास में लिख जाता है। आप एक संवैधानिक पद पे आ गए हो, तो इस पार्टी के लिए जितना होगा वो करते रहेंगे। पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा और विधायक का चुनाव भी आप 36,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए। इस बात का जश्न मनाने का मौका मिला या फिर इस बात का गम ज्यादा हुआ कि पार्टी हार गई, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तमाम बड़े नेता हार गए? दुख हुआ, मतलब अरविंद केजरीवाल जी शुरू से कहते हैं कि कोई नाम जरूरी नहीं है, विचारधारा जरूरी है। हमारी वो विचारधारा उस समय हार गई थी, तो दुख बहुत हुआ था अंदर से। मतलब ऐसा लगा था जैसे कोई अनाथ हो जाता है, कि मतलब सब, मतलब कोई नहीं है, अब खुद अकेला खड़ा है बंदा और अनाथ सा हो गया। उस तरह की फीलिंग आई कि यार मैं तो जीत गया लेकिन कोई है नहीं। फिर एक उम्मीद जगी कि कालका जी से आतिशी मैम जीत गई हैं, तो थोड़ी सांस में सांस आई, लेकिन फिर भी वो उतनी एनर्जी नहीं आई कि जश्न मना सकें। तो जश्न भी नहीं मना सके हम उसका, इतनी बड़ी जीत का भी मैं जश्न नहीं मना सका उस तरीके से। हमारे लोग कहते रहे कि भाई कुछ पार्टी सार्टी कुछ होती है, ऐसा जीतने के बाद नॉर्मली करते हैं, कोई भी अच्छा वो होता है, तो लेकिन नहीं हो पाया वो, क्योंकि अंदर से दुख ज़्यादा था। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, रोके भी नहीं दिखाया जा सकता कि चलो अब रोना है, या पब्लिक दिखती है सारी चीज़ें, लेकिन अंदर से बहुत टूट गया था मैं।
और दुख है उस चीज़ का कि इतना करके दिल्ली के लोगों के लिए और कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई जिसकी वजह से हम हार गए। लेकिन पूरी उम्मीद है अगली बार हम अच्छे मार्जिन से, अच्छे बहुमत से दिल्ली वालों के लिए काम करेंगे, दिल्ली वाले हमें लेके आएंगे। आप बात कर रहे थे आपसे कुछ देर पहले, उस पर मैं आऊँगी, लेकिन क्योंकि आपने बताया था शुरुआत में कि जब आप 13 साल की उम्र में नौकरी करनी शुरू कर रहे थे तब आपकी तनख्वाह 750 रुपये थी। अब आप विधायक हैं, कितनी तनख्वाह होती है दिल्ली के विधायक की? दिल्ली के विधायक की सैलरी को लेके बहुत कन्फ्यूजन है। इवन मैं भी बहुत कन्फ्यूज था जब तक विधायक नहीं बना था, क्योंकि विधानसभा में कई बार बिल आई इसमें, उसमें कहा गया 2 लाख 3 लाख सैलरी होगी, ये सब हमें लगा शायद पास हो गया, इस तरह का कोई प्रस्ताव गया तो था ही। फिर बीच में कुछ प्रस्ताव पास भी हुआ था तो लगा था कि चलो सैलरी तो ठीक होगी, कुछ नहीं तो कि घर घर का खर्चा चल जाएगा। तो अब मुझे पता चला 89,000 होती है विधायक की सैलरी। कोई अलग से पर्क्स, कुछ फैसिलिटीज और विधायक के लिए अलग से कुछ नहीं होता है उसमें। ऑफिस चलाने के लिए ऑफिस के जो कंप्यूटर पर जो बैठता है लड़का, जिसने कंप्यूटर काम करना है, ऑपरेटर जो होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर, पहले उसकी सैलरी 15,000 के हिसाब से 2 होती थी, या 25,000 से होती है, जैसे 4 लड़के रख सकते हैं और वो बाकायदा उनके पैसे आते हैं जो उनको जाते हैं। विधायक को 89,000 मिलते हैं, जिसमें उसका जो भी आप कहो उसमें पीएफ वगैरह तो नहीं कटता है, लेकिन जो भी कुछ होता है उसी में होता है। अच्छी चीज़ ये है एक सिक्योर वाली कि भाई ये आपका इलाज फ्री हो जाता है, प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें, सरकारी या प्राइवेट में, तो वो एक थोड़ा सा वो है। हालांकि कोई बीमार ना पड़े, ऐसी नौबत ना आए कि उसका इस्तेमाल हो, लेकिन वो है। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद काउंसलर रहा हूँ और मौजूदा सीएम भी काउंसलर रही हैं, जो स्पीकर हैं वो भी काउंसलर रहे हैं। काउंसलर्स जो होते हैं दिल्ली में, उनको सैलरी तो मिलती नहीं है, क्योंकि मैं जब था तो मेरा भी दुख यही था, उनको कुछ मेडिकल सुविधा भी नहीं मिलती है। ऐसा सरकारों को सोचना चाहिए कि उनको कम से कम मेडिकल सुविधा दे दें, ताकि उनके परिवार या उनको जब ऐसी इमरजेंसी पड़े तो उनको इलाज मिल सके। भी सैलरी का चलो हो सकता है डिसाइड करेगी, उनका कुछ रूल होगा। हमने भी बहुत कोशिश करी, हमने प्रस्ताव भी लगाए थे उस समय, लेकिन कभी वो अप्रूव नहीं हुए। और इसीलिए कहते हैं वहाँ पे कि चोरी बहुत ज़्यादा है, नगर निगम बदनाम बहुत ज़्यादा है। इसीलिए उनके पास फंड्स की कमी है, उनके अफसरों की सैलरी टाइम पे नहीं जाती है, उनके काउंसलर्स को कुछ नहीं मिलता है। फिर वो सब, मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही वजह है कि उसमें इतना ज़्यादा करप्शन है। उसको रोकने का एक तरीका है कि आप जो है वो चीज़ें ठीक करो, क्योंकि वो दिल्ली या किसी भी शहर को सुंदर साफ़ सुथरा करने के लिए नगर निगम की एक बड़ी भूमिका होती है, और अगर वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है तो शायद वो शहर कभी उतना साफ़ सुथरा नहीं हो सकता है। तो एक 89,000। आरोप जो एमसीडी में जो पार्षद रहे उन पर लगते रहे, आप भी क्योंकि पार्षद रहे, ये आरोप हमने आपके बारे में भी सुना। आरोप बहुत कॉमन है, वो जो बीजेपी के पार्षद हो उनके लिए भी ये आरोप जो है वो लगाए गए, आपकी पार्टी की ओर से लगाए गए, और आपको लेकर भी कई लोगों ने शिकायतें की। लेंटर माफिया दिल्ली में बहुत चलता है ये, और एमसीडी में बीजेपी की लंबे समय तक सरकार रही, आप लोगों ने भी जमकर ये करप्शन के आरोप लगाए कि 3-3 कूड़े के पहाड़ बना दिए, ये आरोप तो दिखते भी हैं। प्लस लेंटर माफिया जो दिल्ली में बहुत ज़्यादा सुनाई देता है, आप पर भी इसके आरोप लगे, थोड़ा इस पर बात हो जाए। देखिए, कूड़े के पहाड़ वाले पे पहले बोल देता हूँ आपको। कूड़े के पहाड़ आम आदमी पार्टी जब आई नगर निगम में तब हटना शुरू हुए, और काफ़ी हद तक हट गए। हमने भलसवा पे भी काफ़ी वो प्लांटेशन करी, लेकिन आज की डेट में उसका क्रेडिट बीजेपी ले रही है कि हमने हटाई। हमने भलसवा तो अभी तक विशाल कूड़े का पहाड़ है, काफ़ी हटाए वहाँ से, हमने कई एकड़ में वहाँ पे प्लांटेशन करी थी। आप देखा है हाल फिलहाल जाके? हाँ, अभी थोड़े दिन पहले ही देखा है, अभी तो विजुअल्स भी आ रहे हैं उसके, तो मतलब अब काफ़ी भलसवा में अभी भी अगर आप जाएंगे, आपको वो विशाल कूड़े का पहाड़ बहुत हद तक वैसा ही दिखेगा जैसा वो दिखता था। नहीं, वो दूर से देख रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। वहां पे डेली ट्रक आ रहे हैं, डेली ट्रक जा रहे हैं। जो उसके साथ में जो नाला जा रहा है उससे भलसवा की तरफ, जो पहाड़ की तरफ जाएंगे आप, तो काफ़ी एकड़ के हिसाब से ज़मीन है जिस पे हमारे नेताओं ने, हमारे मेयर ने, सब ने जाके प्लांटेशन करी थी। और आज भी, अभी बीच में भी इन्होंने, नए मेयर ने भी फ़ोटो खिंचवाए वहाँ पे। बाकी हटना चाहिए पूरा पहाड़। अब देखते हैं, क्योंकि अब दोनों तीनों चारों जगह इनकी सरकार है, पैसे की कोई कमी होनी नहीं चाहिए। अब तो मौका है, हट जाने चाहिए सारे पहाड़। हम उम्मीद करते हैं, हम मानते हैं, चलो हमसे पूरे नहीं हट पाए, कम समय मिला हमें, हमारे हाथ पैर बांधे हुए थे कई तरीक़ों से, लेकिन अब जो है हट जाए दिल्ली वालों के हक़ में, हम उम्मीद करते हैं ऐसी।
दूसरी चीज़, लेंटर माफिया जो कहा जाता है वो बात बहुत हद तक सच है। इसमें सब ना आँखों मतलब देख रहे हैं, फिर भी उस पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अफ़सर भी नहीं करते हैं, यहाँ तक कि बड़ी-बड़ी एजेंसियाँ हैं, उनको भी पता होता है, उनको भी साफ-साफ पता है कौन कैसे कहाँ पर क्या चल रहा है। थोड़ा सा एक विस्तार से बताइए, क्योंकि कुछ दर्शक हमारे ऐसे होंगे जिन्हें लेंटर माफिया शब्द शायद उन्होंने सुना हो, लेकिन उसके बारे में उसका अर्थ नहीं जानते। बड़ा सेंसिटिव है ये, इसको बहुत विस्तार में मतलब समझाना, फिर उसको समझ लेना पब्लिक के लिए या उनके लिए, जिसका बनता है मकान उसको तो समझ में आता है, लेकिन थोड़ा बता ही दीजिए। जिसका नहीं बना है उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। मैं बता देता हूँ, मेरे मेरे ऊपर नेता का नाम नहीं लूँगा, मतलब बहुत ऊँची, आज भी उसकी राजनीति बहुत ऊँची रहती है। उसने ऐसी हरकतें करी थी कि मेरे ऊपर इस तरह का आरोप लगाया जाए। आप सोचिए कि मैं पहला इलेक्शन जीता था 3000 वोटों के आसपास, और जो दूसरा इलेक्शन जीता उन्हीं वोटर्स के बीच में से तो 6000 प्लस वोट हो गए थे मेरे, और तीसरी बार भी मैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए बना, और उस पर्टिकुलर वार्ड से मेरे पास करीब 12000 से ज़्यादा वोट हुए। पहला मार्जिन 3000, दूसरा मार्जिन 6000, और तीसरा मार्जिन मेरा पहला 3, दूसरा 6 और तीसरा 12 के आसपास। तो ये शायद लेंटर माफिया नहीं रहा हूँ तभी इतना वोट मिला है, अदरवाइज कोई वोट नहीं देता। लोग एक बार काउंसलर बन के गायब हो जाते हैं। लेकिन दिल्ली में लेंटर माफिया है। बिल्कुल है, बहुत एक्टिव है। लेंटर माफिया का मैं थोड़ा बता देती हूँ कि मैं आपको और विस्तार में समझाऊंगा। तो मैं बताता हूँ, देखो लेंटर माफिया बोलते हैं, लेकिन मेरा खुद का अभी तक लेंटर नहीं पड़ा है। मैं खुद अभी तक रेंट पर रह रहा हूँ, मेरा खुद का लेंटर नहीं डला है, तो आप समझ सकते हो कि मैं लेंटर माफिया किसी भी हाल में मतलब यही होता है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि घर जिसका बन रहा है, जिसके घर में लेंटर डल रहा है, वहाँ पहुँच जाते हैं लोग, और जिसका घर बन रहा होता है उससे उस घर बनने की एवज में पैसे मांगे जाते हैं। हाँ, इसमें जो भूमिका होती है वो ऐसे आदमी की भूमिका होती है जो आदमी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब है ही नहीं वो आदमी। मतलब 2 आदमी बेलदार बोलते हैं उनको, जिनकी ड्यूटी वहाँ पर नहीं है, और ये भी नहीं पता कि वो एक्चुअली में सरकारी पोस्ट पे है भी या नहीं है। जेई जो होता है बिल्डिंग डिपार्टमेंट का, एमसीडी अगर पूरी चल रही है तो सिर्फ बिल्डिंग डिपार्टमेंट से चल रही है पूरी एमसीडी। अगर एमसीडी में, नगर निगम में, दिल्ली में किसी का इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ भवन विभाग से, जिसे बिल्डिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं, तो उसका जेई 2 लोगों को भेजता है, जो पता नहीं, हो सकता है साउथ में भेज रहा है, नरेला का आदमी है वो जाते हैं वहाँ पर और उसको काम रुकवा के आ जाते हैं उसका, और उसको तंग करते हैं कि भाई तुम्हारा बुक कर देंगे बिल्डिंग। बुक में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब बिल्डिंग को बुक कर देते हैं ये लोग, बुक का मतलब होता है कि हमने ये अनऑथराइज डिक्लेयर कर दी और ये बन नहीं सकती, और उसका लेटर एक बीएससीएस में दे देते हैं, एक डीजेबी में दे देते हैं, जल बोर्ड में। तो बीएससीएस में जैसे वो रिफ्लेक्स करता है वहाँ पर नोटिस, उसको मीटर का कनेक्शन नहीं देते। इसमें जो बिल्डर लॉबी है उसको तो पता है कि बिल्डिंग कैसे काम करना है, तो वो जेई को पैसे पहुँचा देगा पहले ही कि भाई आप आना मत, आप पैसे ले लो, इतने लेंटर डलेंगे, इतने पैसे ले लो। और जो आम आदमी है उसको तो पता नहीं है ना, उसका रोज का काम नहीं है, उसकी बिल्डिंग ये बुक करके आ जाएंगे। बिल्डर की भी कई बार बुक करके आ जाएंगे, किसी की जब कुछ बड़ी शिकायत आ जाए, पैसे मनमाने न मिल पाए इनको, तो वो बिल्डर के भी बुक कर तो एक व्यक्ति जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब बिल्डिंग बुक हो जाएगी उसके बाद बिल्डर तो सेटिंग करके, जैसे 15 नंबर घर है तो 15/A लिख के उसमें नए जीपीए बना के मीटर ले लेगा। वो सबको बीएसईएस को पता होगा। इसमें बीएसईएस भी बहुत मोटे पैसे लेती है, मतलब बड़े आरोप है। चैनल पे बैठ के मैं बहुत स्पष्ट आरोप लगा रहा हूँ। बीएसईएस के बड़े अधिकारी तक इसमें मिले होते हैं, जिसमें बहुत मोटे पैसे लिए जाते हैं। चांदन हुला, छतरपुर में ये काम खुला चल रहा है आज की डेट में। मैं आज तो आप लोग शिकायत नहीं करते? खूब करते हैं, मैंने लेटर लिखा है कई बारी, मैंने पर्सनली लेटर लिखा है। देखो हम हमारी एक अब लिमिट, आप इस वक्त विपक्ष में भी हैं और आप तो अभी विधायक भी हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने 280 में लगाया है ये सवाल कई बार। देखो जो अब जो हमारी एक सीमा है उतना ही कर सकते हैं, तो उसमें बहुत मोटे पैसे लिए जाते हैं। एक मीटर के 1-1 लाख रुपए तक लिए जाते हैं। ये भाव बढ़ाया किसने? बिल्डर माफिया ने, क्योंकि उसके पास तो बहुत अच्छी अर्निंग आ रही है। एक मीटर के एक मीटर लगाने के लिए 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ये डिमांड होती है बीएसईएस की, क्योंकि वो एनओसी नहीं मिलेगी एमसीडी से, एमसीडी कभी एनओसी नहीं देती है, लेकिन वहाँ पर वो फर्जी एनओसी लगा के अफसर अपने हिसाब से वो मीटर इशू कर देंगे। दूसरी तरफ जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी, इसने 50 घर का घर बनाना है, संगम विहार में बनाना है, देवली में बनाना है, या कहीं भी किसी भी कॉलोनी बनाना है 50-100 गज का, वो आम आदमी है, या वो 400 गज का बना रहा है लेकिन आम आदमी है,
उसके साथ समस्या है कि उसकी बिल्डिंग बुक हो गई है और बुकिंग अब हटेगी नहीं, वो एनओसी नहीं मिलेगी आपको। कब तक? जब तक सरकार कोई बिल नहीं लेके आ सकती कि ये बिल्डिंग ऑथराइज है, ये कॉलोनी ऑथराइज है, संगम विहार अब ऑथराइज हो गया, तब तक तो नहीं मिलेगा, ये क्लियर है। अब वो बिना बिजली के रहेगा। ऐसे मेरे विधानसभा में सैकड़ों लोग हैं जिनको मीटर नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि बहुत मोटी, किसी दलाल को पकड़ लो, 1 लाख रुपए दो, आपका मीटर लग जाएगा। अगर कोई, मैं आपके चैनल से बैठ के कह रहा हूँ, अगर कोई BSES का बड़ा अधिकारी या पावर मिनिस्टर मेरे से चैलेंज करे कि ये मीटर आप लगवा दो इस तरीके से, तो मैं लगवा के दिखा दूंगा पैसे दे के। आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। आप खुला चल रहा है ये, आप क्यों नहीं इसको रोक रहे हो? आपने इतने हथियार बना दिए हैं आम आदमी को दबाने के लिए, उसको नोचने के लिए कि वो घर नहीं बना सकता। एक तो इतनी मुश्किल से घर बनाता है, वो अपने जेवर गिरवी रखता है, रिश्तेदार से उधार मांगता है, तब घर बनाता है, और जब घर बन के उसका तैयार होता है उस समय MCD वाले आके उससे पैसे मांगते हैं। अब वो क्या गिरवी रखे? फिर भी इधर उधर करके वो पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते हैं। इसलिए उन लोगों के घर बुक होते हैं, उनमें लेंटर तोड़े जाते हैं, फिर उनसे पैसे की उगाही होती है, फिर लेंटरों को वो रिपेयर कर लेते हैं, फिर पैसे की उगाही होती है, और फिर भी उनका मीटर नहीं लगता है, और मीटर लगाने के लिए बड़े मोटे पैसे मांगे जाते हैं। मेरी विधानसभा में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको मीटर की ज़रूरत है, और BSES उन्हें मीटर नहीं देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी बिल्डिंग बुक है। 50 गज के घर में उसने क्या गलत कर लिया? सैनिक फॉर्म में लगातार बड़ी बड़ी कोठियाँ बनती है जिसमें हाई कोर्ट की रोक है बाकायदा कि यहाँ पर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, फिर भी हो रहा है। उनका कुछ नहीं है, बुकिंग तक नहीं होती। मैं बता रहा हूँ सरकार को कि सैनिक फॉर्म में एक सिंगल बुकिंग नहीं है, कहीं पेपर पर लिखा नहीं जाता कौन सी कोठी बनी जिसमें हमने तोड़ा। उसको तोड़ने के लिए भी कोई आप लिखित आदेश नहीं लेके आते हो, लेकिन गरीब आदमी का 50 गज का 25 गज का घर तोड़ने के लिए आप लिखित आदेश लाते हो, बुकिंग कर देते हो ताकि मीटर न लग सके, लेकिन सैनिक फॉर्म में ऐसा नहीं है। अच्छा, आप देवली विधानसभा के विधायक हैं, अब 6-7 महीने हो गए हैं आपको देवली में विधायक बने। इतने समय में क्या कुछ काम आपने अपनी विधानसभा में किए हैं? अभी बजट हमें मिले बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन उसमें हमने जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमने शुरू कर दिया। जैसे डार्क स्पॉट थे, उनको हमने आइडेंटिफाई करके उनका टेंडर के लिए लगा दिया है। कुछ जो ब्रेकर्स होते हैं, जिसमें कई बार हमारे एक छोटी छोटी गलियाँ हैं, तो बच्चों को बाइक वाले मार के भाग जाते हैं या गलती से लग जाती है, तो उसके लिए हम ब्रेकर्स का एक बनाया कि ताकि ब्रेकर्स पूरी विधानसभा में थोड़े थोड़े लग जाएं, इसमें बाइकें तेज़ चला के ना भागे बच्चे। और लाइट हो गया। उसके बाद कुछ रोड जो टूटे हुए हैं जिनको मैं रोड तो दिल्ली में बहुत जगह हैं जो टूटे हुए हैं, लेकिन जो मैं अपने बजट से बना सकता हूँ, क्योंकि एक लिमिटेशन है, 4 करोड़ सिर्फ बजट है। पिछली सरकार में 15 करोड़ था, इस सरकार ने 4 करोड़ कर। पिछली सरकार में 15 करोड़ था, उसके बावजूद दिल्ली की सड़कों का हाल क्या था ये आपकी सरकार ने स्वीकारा था कि दिल्ली में ज्यादातर सड़कें टूटी हुई थी। हाँ, क्योंकि आप बजट देने का काम सरकार का था, लेकिन उसको लगाने का काम तो अफसरों का था। मॉनिटरिंग तो आप ही करेंगे, सरकार आपकी है, बजट आप दे रहे हैं, अधिकारी काम नहीं कर रहे तो कराएंगे तो आप ही। जब अधिकारी सुनेगा नहीं कि नहीं जी इस पे ये ऑब्जेक्शन, इस पे ये ऑब्जेक्शन, LG साहब ने मना कर दिया, LG साहब ने ये बोल दिया है, आपको पावर तो सारी LG साहब ने दे दी थी। एक्सक्यूज के लिए आप LG को पकड़ लेते हैं। एक्सक्यूज के लिए LG को नहीं पकड़ रहे। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि जो चुनी हुई सरकार है उसकी पावर है सर्विसेज की कि किस अधिकारी को कहाँ लगाना है, हटाना है, क्या करना है, लेकिन उसके लिए फिर हमारे बड़े से बड़े जो मिनिस्टर हैं वो लेके आ जाते हैं संसद में कि भाई बिल ले आओ, दिल्ली वालों को और तंग करेंगे, वो LG को सारी पावर दे देते हैं। तो इसमें आप हमें दोषी कैसे? यही तो कन्फ्यूजन रही, जो दिल्ली की जनता के मन में कन्फ्यूजन रही। कहीं ना कहीं वो मीडिया का काम था कि वो स्पष्ट समझाती कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये अधिकारी जो है। आप दिन में आधा दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप नहीं समझा पाए। नहीं, जो ये तो अपना काम करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना नेताओं के साथ, जहां उनको लगता है कि इनकी बात नहीं सुनी जा रही तो मीडिया टारगेट हो जाती है। आप 6-6, 7-7 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एक ही बात पे, आप नहीं समझा पाए, आपका फेलियर नहीं है। देखिए, लेकिन जब मीडिया चीख चीख के कह रही है नहीं आप तो बहानेबाजी कर रहे हो, आप तो देखो मीडिया का, देखिए आपको जनता ने आपको चुना, आप आए जनता के पास, तो आपके माध्यम से ही पहुंचे। लोगों के पास आप गए वोट मांगने के लिए, लोगों ने आपको वोट दिया, वो भी भर भर के दिया। 67 सीटें लाना, 62 सीटें लाना कोई मजाक बात नहीं है। और आप अपनी पीठ थपथपाइए कि आपको इतनी सीटें मिली, लेकिन उसके लिए क्रेडिट आपको देना पड़ेगा जनता का, क्योंकि जनता ने विश्वास दिखाया। जब जनता आपको अपने कामों के लिए चुन रही है, उसके बाद आप ये कहें कि देखिए हमें तो काम नहीं करने दिया जा रहा, देखिए हमारी तो फाइलें रोक दी जा रही हैं, देखिए हमारे तो हाथ बांध दिए गए हैं, जो अभी आपने भी कहा थोड़ी देर पहले कि हमारे तो हाथ बंधे हुए, लिमिटेशंस हैं। जब इस तरह की बातें सामने से आएंगी तो फिर पब्लिक को तो अपने लिए कोई दूसरा विकल्प देखना पड़ेगा, ऑप्शन देखना पड़ेगा।
नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई आदमी इस तरह की बदमाशी कर रहा है तो उसी को चुन लिया जाए, ये विकल्प नहीं होता है कभी भी। लेकिन हमें लगता है कि शायद हम समझाने में थोड़े असमर्थ रहे। आप शायद कुछ साथ देते हमारा तो शायद हम और अच्छे से समझा पाते पब्लिक को। पर कोई बात नहीं, अभी बहुत समय है, आप भी साथ देना और हम भी कोशिश करेंगे जनता को समझाना, और वो खुद भी समझेगी। जिस तरीके से भाजपा के आने के बाद जो दिल्ली में जो माहौल है और ख़राब हो रहा है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर में हो, चाहे रोड भी बहुत अच्छे नहीं हुए, जलभराव पिछली सरकारों से ज़्यादा जलभराव इस बार हुआ है। यमुना कोई साफ़ नहीं हुई है अभी। अभी टाइम ही कितना हुआ है? आप दो पूरे पूरे आपको कार्यकाल मिले, आप कमिट करके नहीं साफ कर पाए। ये तो अभी 6 महीने 7 महीने पुरानी सरकार है। कोई बात नहीं, अभी आने वाले टाइम में तो हम तो चाहते हैं यमुना साफ़ हो, और बहुत अच्छी बात है यमुना साफ़ हो जाए, लेकिन अभी तक कोई दूरगामी कुछ प्लानिंग इनकी नज़र नहीं आई है। आपको पता हो तो आप भी बता सकते हो जनता को, अभी तक कोई इनका प्लान है 6-7 महीने में, क्या कोई ब्लूप्रिंट जनता के सामने नहीं आना चाहिए कि यमुना हम इस तरीके से साफ़ करेंगे, ये साफ़ करेंगे। पता चले कि यमुना के नाम पे हज़ारों करोड़ रुपए भी ले लिए और यमुना भी साफ़ नहीं हुई, तो वो भी देखा जाएगा कि 6 महीने से ये पैसा जो यमुना के नाम पे जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। तो 6-8 महीने का काम कैसे देख रहे हैं रेखा सरकार का? अभी तक मुझे लगता है कि शायद सरकार स्टार्ट नहीं हुई है। मतलब सरकार ने मैं उम्मीद करता हूँ सरकार बहुत अच्छा काम करे, लेकिन अभी तक उस दिशा में रेखा सरकार स्टार्ट नहीं हुई है। और मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहूँगा, रेखा सरकार, तमाम मंत्री जो हैं वो आए दिन अलग अलग विभागों के इंस्पेक्शन पर नजर आते हैं। देखिए, मैं विधानसभा में बैठता हूँ, इन लोगों से मिलता हूँ, पूरी सरकार पर नज़र है। मुझे ऐसा लगता है रेखा सरकार बोलने के लिए बोल दीजिए, लेकिन रेखा सरकार है नहीं। चलाने वाले कुछ कोई और ही लोग हैं। कौन लोग हैं? सरकार को कोई और पीछे से डील कर रहा है। रेखा जी का खुद का कोई डिसीजन अभी तक शायद दिल्ली वालों ने कुछ सुना हो कि हाँ भाई ये डिसीजन उन्होंने ले लिया। इनके पास कोई पावर नहीं है। ये दिल्ली वालों के साथ ये सबसे बड़ा जो धोखा सबसे है। ज्यादा पावर अब किसके पास होगी? सरकार बीजेपी की दिल्ली में, कि सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। आप तो कहते हैं कि एलजी भी उन्हीं के हैं, सेंटर से ही आते हैं एलजी। मुझे लगता है कि रेखा जी अगर अपना जो उनका मन में है, जो एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए, वो नहीं कर पा रही है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जो पीछे से उन्हें चलाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हीं को चलाने देना चाहिए, अदरवाइज दिल्ली वालों के साथ बहुत नुकसान होगा। मुझे लगता है सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए कि सरकार एक कैबिनेट है, सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, उसमें उनको चलाने देना चाहिए, ना कि इस तरह के फरमान। आपको पता होगा बीच में जो आया कि एक कैबिनेट मिनिस्टर भी डीएम को नहीं बुला सकता है अपने लिए, उसके लिए भी उसे सीएस से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ये अपने आप में लोकतंत्र का एक मजाक है, और इसी सब से एक आकलन लगाया जाता है कि सरकार की खुद की कोई पावर है नहीं, ये सब ऐसे ही चल रहा है। और दिल्ली वालों के लिए अब तक इन्होंने कुछ अच्छा किया भी नहीं है कि हाँ, जिससे लगे कि हाँ सरकार कुछ कर रही है। क्योंकि आप तो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, बीजेपी को आप घेरेंगे। अब मैं आती हूँ उन बातों पर जो हम बहुत शुरुआत में कर रहे थे। आपने कहा कि आप आम आदमी पार्टी से इसलिए जुड़े क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते थे ये पार्टी चोर है, वो पार्टी चोर है, और फिर आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर बनी। लेकिन आपकी पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, अरविंद केजरीवाल जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, एक दूसरे मामले में सत्येंद्र जैन जेल गए, एक्साइज वाले मामले में संजय सिंह जेल गए। तमाम मामले लगातार चलते रहे, और इस बीच जब हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तब दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की रेड हुई। देखिए, इसमें मैं आपसे ही जानना चाहूँगा और जनता से भी कहूँगा, आप भी ध्यान दें कि कोई एक मामला जिसमें कन्विक्ट हुए हैं हमारे मनीष जी, हमारे अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी। इवन सत्येंद्र जैन तो अभी ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है कि कोई आरोप नहीं मिला है इनके खिलाफ, और उसमें कितने दिनों इनको जेल में रखा उसका हिसाब कौन देगा। आज सौरभ भारद्वाज जी क्या रेड हो रही है, आप बताइए कि सौरभ भारद्वाज जी उस समय, जिस समय का ये मामला है जिसको बता रही है ईडी, उस समय वो मिनिस्टर भी नहीं थे। तो ये सिर्फ ध्यान भटकाने का एक तरीका है भाजपा का। हर बार जिस तरीके से एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं ये कि भाई इसको भटका दो और चीज़ें कर लो, ये हमेशा भाजपा ऐसा करती है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये गुजरात स्टाइल है जो मोदी जी का था कि विपक्ष को इतना परेशान कर दो, तंग कर दो, तोड़ दो कि वो राजनीति करने लायक ही ना रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी से पाला पड़ा है। आम आदमी पार्टी थकने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। हम लगे रहेंगे अपने लेवल पर, क्योंकि हम बहुत कुछ लेके नहीं आए थे। ऐसा नहीं कि हमारा कुछ बाप दादाओं के टाइम का कुछ राजनीतिक कैरियर चला जाएगा, ये हो जाए, कुछ नहीं जाने वाला। हम कुछ नहीं लाए थे, हम जीरो थे, जीरो चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, ये क्लियर है। अब आगे की क्या प्लानिंग है आपकी?
अब विधायक बन चुके हो, पहले पार्षद रहे, अब आगे क्या इच्छा है प्रेम चौहान की? अ, इच्छा ये है, देखिए बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं है कि मैं बार बार विधायक बनता रहूँ। मैं बहुत लिमिट में राजनीति करता हूँ और बहुत डिपेंड नहीं हूँ कि मैं इसी से अपना कैरियर बनाऊंगा। कैरियर के लिए बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं तो जो मैंने घर की बात कही, ये सारी चीज़ें मेरे पास होती। मेरा एक मकसद है कि देवली विधानसभा जिससे मैं आता हूँ, वहाँ पानी की दिक्कत है। लोग बस गए हैं, लोग रहते हैं वहाँ पर, उनके शादी ब्याह होते हैं वहाँ पे, उनके फंक्शन होते हैं वहाँ पे, उनके बच्चे पल के बड़े हो रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। वो अनऑथराइज तो नहीं हो सकते। कॉलोनी अनऑथराइज हो सकती है, लोग अनऑथराइज नहीं हो सकते। तो उनको जो पानी का हक है वो मिलना चाहिए। मैं 4 इंजन की सरकार है और मैं कोई आरोप नहीं, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि जो अनऑथराइज कॉलोनी के लोग हैं वो पानी के बाद कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। मुझे लगता है कि जो 4 इंजन की सरकार है और देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा और सबसे हाथ जोड़ के कहूँगा कि देवली विधानसभा के लोगों को पानी दे दो। पानी के अलावा वो लोग कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। जो विकास होता है ना उनकी नज़र में, मुझे लगता है संगम विहार, जो देवली के जो संगम विहार वाले एरिया में है देवली के लोग, उनकी नज़र में विकास शायद पानी है कि पानी की लाइन डल जाएगी तो विकास हो जाएगा, पानी मिल जाएगा तो विकास हो जाएगा। विकास बहुत कुछ है, विकास में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो पानी पर टिके हुए हैं। मैम, टैंकर से पानी जाता है मेरे विधानसभा में। अब सोचिए कि क्यों जाता है? आपकी तो सरकार थी दिल्ली में। मैं बता तो रहा हूँ, सारी बात तो यही है कि जब अब फिर आप कहोगे कि हम आरोप लगा रहे हैं। जो पानी मिलना चाहिए था दिल्ली को, दिल्ली के हक का, वो पानी नहीं मिला दिल्ली को। वो अगर पानी मिल जाता तो शायद सबको पानी। लाइनें डली हुई हैं, मेरी सरकार का क्या काम था? लाइनें डालना, वो डाली हैं लाइनें। जहाँ लाइनें डाली, पानी पहुंचाना भी आप ही की सरकार का काम था। पानी जितना होगा उतना ही तो हम बांट पाएंगे। हम एक बीच में एक छोटी स्टेट है दिल्ली, और इधर हरियाणा है, इधर यूपी है, यहीं से पानी आएगा। दिल्ली का तो कोई पानी है नहीं अपना। जितना पानी मिलेगा उतना ही तो बांटा जाएगा। हम कोशिश कर रहे थे और पानी कैसे बढ़े, लेकिन जो लास्ट की जो सरकार थी हमारी, उसमें अधिकारियों ने हमारा बिल्कुल साथ नहीं दिया। जिस तरीके से भाजपा के इशारे पे उन लोगों ने काम करने की कोशिश करी, वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, उसमें दिल्ली वालों ने बहुत सफ़र किया। बहरहाल मैं वापस अपनी विधानसभा पे आता हूँ। देखो, अभी मैं विधायक हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का विधायक हूँ। जिसके पास जाना पड़े मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ। मेरे लोगों को पानी मिलना चाहिए। मैं रोज़ लड़ता हूँ, रोज़ कम से कम अभी भी मेरे फ़ोन बज रहे हैं लगातार, और पानी की मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा। इस ज़्यादातर पानी के लिए फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास कि हमें पानी चाहिए, और 1000 लीटर एक हफ्ते में 1000 लीटर पानी मिल जाए टैंकर से। इतना पानी भी पहुँचाने में, मतलब ये लगा लो, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। उसके बावजूद अगर इनको पानी मिल जाए तो मेरे लिए इससे बड़ा कोई काम नहीं होगा पॉलिटिक्स में। अगर इनको पानी मिल जाए और मैं आगे विधायक बनूँ नहीं बनूँ, लेकिन इन तक पानी पहुंचा दूं, ताकि ये विकास समझ जाएं। विकास का मतलब स्कूल, सड़क और भी चीज़ें हैं। जो इंजीनियरिंग के कॉलेज खुलने चाहिए। बच्चियां हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है 12th करने के बाद वो कहाँ जाएँ। कॉलेज के लिए बहुत बाहर निकलना पड़ता है, उनके लिए वहीं ITI वगैरह चीज़ें हो जाएँ। इस तरह की चीज़ें मतलब हो जाएं उनको। लेकिन जब तक पानी नहीं होगा तब तक बाकी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो मेरा पूरा फोकस रहेगा कि पानी, पानी और पानी किस तरीके से उनको मिल पाए। तो देश की राजधानी दिल्ली में देवली विधानसभा के लोग आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं, और विधायक साहब खुद ये कह रहे हैं कि जिससे मिलना हो, जिससे निवेदन करना हो, वो तैयार है। देवली के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की जाए, सरकार इस ओर ध्यान दे। हालांकि 2 बार पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जिसके अभी विधायक हैं प्रेम चौहान। बावजूद इसके देवली में पानी की समस्या सुलझी नहीं है, और उनका आगे का जो राजनीतिक करियर में जो भी वो करना चाहते हैं, उसमें एक बड़ा ख्वाब यही है, सपना यही है कि देवली के लोगों तक पानी पहुंच जाए। पहुंचना चाहिए, बहुत बेसिक नीड है। और कोशिश ये रहेगी कि हमारे ज़रिए ये बात प्रेम चौहान ने की है, तो हम इस बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, क्योंकि दिल्ली के लोग हों चाहे कहीं के भी लोग हों, पानी बहुत बेसिक चीज़ है। ये हर इंसान की ज़रूरत है, ये ज़रूरत है एक्चुअली, ये कोई शौक नहीं है। पानी हर इंसान को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, बाकी कामों के लिए चाहिए। तो पानी की जो मांग उठाई है अभी प्रेम चौहान ने, इसको सुना जाना ज़रूर चाहिए। बाकी राजनीतिक जो आपसी मन में जो भी द्वेष है, जो एक दूसरे के खिलाफ राजनीति होती है, वो तो चलती रहती है, वो दिल्ली में हम देखते रहते हैं। लेकिन दिल से दिल्ली के इस खास कार्यक्रम में प्रेम चौहान से हमने आपकी मुलाकात कराई। मुलाकात कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल धन्यवाद, शुक्रिया।